अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमने लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, कोडिंग की एग्जांपल। ठीक है ना, तो इस एग्जांपल को देखना है हमने कि वो इसमें क्या चीज़ हमें दिखाना चाह रहे हैं। कल हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी थी। डेटा टाइप्स मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था हमने कि वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं और रेफरेंस टाइप क्या होती हैं। वैल्यू टाइप्स में हमारे पास जो आ जाती हैं जी, इंटीजर आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर कोई भी चीज़ जैसे बूलियन होगी। बूलियन में होता है ट्रू फॉल होता है, ज़ीरो वन होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं वैल्यू टाइप में। रेफरेंस टाइप में हमारे पास वो यूज़ होता है जिसमें हम वैल्यू टाइप का कुछ ना कुछ रेफरेंस दे रहे हों। तो इस कोड में उन्होंने बताया हुआ है कि यूजिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिस सिस्टम पे हम बैठे हैं तो इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, यूजिंग सिस्टम तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई भी कंपाइलर मतलब बिल्ट इन ना हो हमारे लैपटॉप में। अभी तो हमारे पास कंपाइलर है पड़ा लैपटॉप में। कौन सा है वो? हमारे पास ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कंपाइलर है हमारे पास बिल्ट इन। ठीक है। तो इसके अलावा हम जो ये विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करते हैं, VS कोड, जिसमें C# वाले हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो इनका भी एक अपना कंसोल बेस्ड कंपाइलर होता है। ठीक है ना। तो यूजिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जिस भी सिस्टम में हम ये काम कर रहे हैं कि वो जो एप्लीकेशन है इसमें हम काम करते हैं विजुअल स्टूडियो में। ठीक है। तो इसकी जो बिल्ट इन कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसमें हमने क्या करवाना होता है, ये कंसोल डॉट राइट लाइन, कि ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ये सारी उसी सिस्टम के कंपाइलर में हमने कंपाइल करवानी है। ये बेसिकली हमने एक क्लास ले ली, क्लास का नेम बूलियंस ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं क्लास का नेम, ज़रूरी नहीं है कि जो ये बुक वाले ले रहे हैं वही लो। फिर पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अब देखें, पब्लिक का मतलब होता है कोई भी क्लास होता है, जब हम उसमें आर्गूमेंट वगैरह बनाते हैं तो वो पब्लिकली बनाते हैं। C++ में हम प्राइवेट क्लासेस भी बना लेते हैं, लेकिन C# में ऐसा नहीं है। ठीक है। वाइड का मतलब होता है कि ये जो भी हम क्लास बना रहे हैं इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। रिटर्न जिस तरह हम उसमें रिटर्न ज़ीरो करवा देते थे C++ में, इसमें हम कोई भी रिटर्न नहीं करवाते। ठीक है। अब देखें, इसमें दो तरह की उन्होंने कंडीशन दी हुई है। कि पहला कहता है कि बूल का क्या मतलब है? बूल उन्होंने एक डेटा टाइप ले ली कि बूलियन टाइप। यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि नीचे जो भी कंसोल डॉट राइट लाइन हमारे पास लिखी हुई है इसमें कोई कंटेंट है तो आपने क्या करना है, कंटेंट इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर कोई भी कंटेंट नहीं है तो आपने क्या करवाना है, यहाँ पे फॉल्स करवाना है। तो ये कंडीशन हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि अगर उसमें कोई ना कोई कंटेंट है तो आपने उसको ट्रू करवाना है, और कोई भी कंटेंट नहीं है तो आपने उसको फॉल्स करवाना है। अब देखिए, इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन में पहले उन्होंने लिखा है इट इज़, और ये जो इंडेक्स उन्होंने दे दिया है दैट C# स्टेशन प्रोवाइड्स। अब इस इंडेक्स में उनका क्या मतलब है, इसमें वो पहले हमसे कोई भी चीज़ इनपुट के तौर पर लेना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कल अपना नाम लिखा था कि वहाँ पे लिखा था व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने लिखा था नासिर। सही है। तो यहाँ पे इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इट इज़ नासिर दैट C# स्टेशन प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कंटेंट है। ठीक है। अब देखें, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट कंटेंट, यहाँ पे भी हमारा कंटेंट है। तो दोनों साइड में हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कि दोनों हमारे पास जो लाइंस हैं इन लाइंस में हमारा कोई ना कोई कंटेंट छुपा हुआ है। इसमें नो कंटेंट कब होता है, जब हम ये ज़ीरो वाला इंडेक्स यूज़ ना करते, यानी उससे इनपुट ना लेते यूज़र से। सही है। इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स होती हैं डेटा टाइप्स, जिस तरह हमारे पास इंटीजर टाइप्स होगी इन C#। अब इंटीजर टाइप्स में हमारे पास आ जाता है बाइट। आप यहाँ से देख लें, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी हम जैसे गिनती के हरूफ या करैक्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। फिर उनकी रेंज होती है। ये S बाइट का मतलब होता है स्मॉल बाइट या सब बाइट कह लें आप इसको, कि उनकी रेंज कहाँ से होगी, -128 बिट से लेकर 127 बिट तक। ठीक है। वो 8 बिट इंटीजर होंगे, ये उनका साइज़ है। और बाइट का मतलब होता है कि आपने कोई भी बाइट को, जैसे हम कोई भी अपना बाइट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 से लेके 255 तक हम उसकी क्या लेते हैं, रेंज लेते हैं कि इस रेंज के अंदर उसको हमने बाइट को कन्वर्ट करता है। ये सारे हमारे पास इंटीजर आ गए। इन इंटीजर्स को लिखने का क्या फ़ायदा है,
तो इन इंटीजर्स को लिखने का ये फ़ायदा है कि जब भी हम सी शार्प में कोई भी इंटीजर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर वाली डेटा टाइप में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो भी इजीली। अब देखिए हमारे पास हमने पहले बाइट्स ली, अब उस बाइट को हम बाइट में भी कन्वर्ट करते हैं, सब बाइट को बाइट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब हमारे पास हाँ, सब बाइट आ गई 101। तो देखिए 0 से लेकर के 255 तक हमारी रेंज है बाइट की। तो उस सब बाइट को हमने क्या करवाना है, इस बाइट में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। और फिर इस बाइट को हम शॉर्ट में कन्वर्ट करवाना चाहें तो शॉर्ट की हमारे पास रेंज क्या है, -32,000 से लेकर +32,000 तक। तो ये 0 से लेकर 55 तक इसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उस बाइट को शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये यूनरी शॉर्ट में भी हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली हम जो इंटीजर इस्तेमाल करते हैं तो इसका यही फ़ायदा है कि हम उनकी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एंड डेसिमल टाइप्स इन सी शार्प। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वो होता है जिसमें कोई ना कोई इशारा वाला लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें आ जाता है जी फ्लॉट आ जाता है, फिर डबल आ जाता है, फिर डेसिमल आ जाता है। ये सब हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड डेसिमल टाइप्स। ये इनके साइज़ भी लिखे हुए हैं। ये बाज़ औक़ात MCQs में आ सकते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट का क्या साइज़ होता है। तो हमारे पास वो 32 होता है, डबल का उसका डबल ले लेना है और डेसिमल का उसके डबल का भी डबल ले लेना है। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ रेंजेस वाली आपने याद कर लें तो बेस्ट है, अगर नहीं भी कर सकते तो उसका मसला नहीं है। फिर हमारे पास स्कैप सीक्वेंस आ जाती है। स्कैप सीक्वेंस में क्या होता है हमारे पास कि हम अगर किसी चीज़ को क्यूट में लिखना चाहें, जिस तरह हम डबल क्यूट में लिखते हैं या सिंगल क्यूट में लिखते हैं। अब क़ायद आज़म के जो भी अल्फाज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डबल क्यूट में लिख देते हैं। तो वो सी शार्प की लैंग्वेज में हम किस तरह लिखेंगे, सी शार्प की लैंग्वेज में हम इस तरह लिखेंगे कि हम बैकस्लैश लगा देंगे और सिंगल क्यूट लगा देंगे। अगर डबल क्यूट में लिखना है तो बैकस्लैश लगाएंगे और डबल क्यूट में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हम डबल बैकस्लैश इस्तेमाल कर सकते हैं कमेंट करने के लिए। इस तरह नल के लिए हम बैकस्लैश लगाते हैं और उसके साथ 0 लगा देते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूज़ होता है वो न्यू लाइन वाला हमारे पास यूज़ होता है, \n, ठीक है। तो वो हम न्यू लाइन में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास स्कैप करैक्टर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास प्लस हो गया, माइनस हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं हम, एडिशन किस तरह कर सकते हैं हम उसमें। उसके बाद हम ग्रेटर दैन लेस दैन साइज़ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम सी शार्प में किस तरह कर सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, स्कैप करैक्टर इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्राइमरी हो गया, यूनियनरी हो गया, फिर मल्टीप्लिकेटिव हो गया, एडिक्टिव हो गया, शिफ्ट वाला हो गया, रिलेशनल ऑपरेशन हो गया, इक्वलिटी हो गया। तो ये सब आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैथ जैसे हम मैथ में यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है अरेज़ का सी शार्प में। अरेज़ क्या होती है बेसिकली, अरेज़ मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट बाद में व्हाट्सएप कर दूँगा तो यहाँ से आप देख लेना है। तो सी शार्प में अरेज़ ये होती है कि अरे होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा आप देख लें टेबल की रो या टेबल का कॉलम जिसमें हम फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन कर सकें किसी भी एलिमेंट्स की। अब अरे में एक कंडीशन होती है कि जिस चीज़ की आप अरे बना रहे हैं उसमें सिर्फ उसी टाइप के यानी उसी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। आप अगर इंटीजर के लिए अरे बना रहे हैं तो उसमें सारे के सारे आपके पास इंटीजर आ जाएंगे। आप अगर स्ट्रिंग्स के लिए अरे बना रहे हैं तो उसमें सारे के सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। बूलियन के लिए बना रहे हैं उसमें सारे के सारे बूलियन ऑपरेशन आ जाएंगे आपके पास। और अगर आप किसी और डेटा टाइप में जैसे डेसिमल में हो गया या फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो गया, या आप रेगुलर बेसिस पे देखें तो हम जब भी किसी सब्ज़ी वाली शॉप पे जाते हैं तो हमारे पास एक वर्क बना होता है। उसमें क्या करते हैं कि सब्ज़ी वाली शॉप से जो भी चीज़ें हमने लेनी होती हैं तो फ्रूट्स की अलग कैटेगरी बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद सब्ज़ी की अलग कैटेगरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी चीज़ आगे लेनी हो उसकी अलग कैटेगरी बना लेते हैं। बेसिकली ये हम अरेज़ बना लेते हैं कि फ़्रूट की कैटेगरी में हम सिर्फ फ्रूट लिखते हैं तो उसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी कि हमने सिर्फ फ्रूट लिखना है, उसमें फ़्रूट के अलावा कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। फिर हमारे पास आ जाता है जी सब्ज़ी। सब्ज़ी की कैटेगरी में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने उसमें सिर्फ सब्ज़ी ही लिखनी है, सब्ज़ी के अलावा कोई भी चीज़ हमने नहीं लिखनी, ठीक है। अब अरे को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिया जाता है कि आपने कौन सी डेटा टाइप की अरे बनानी है। अगर यहाँ पे मैं इंट लिख दूँ तो इसका मतलब है कि आगे जो भी अरे में हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी वो इंटीजर की होंगी,
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिख दूँ, फ्लॉट लिख दूँ, बूलियन लिख दूँ, या फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स हैं, जो भी डेटा टाइप आप इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये अरेज बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ से लेनी है। अब देखिए अरे का जो इंडेक्स शुरू होता है वो ज़ीरो से शुरू होता है, ठीक है, कि नंबर ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। इसको हम फैच कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं, वो हम हैंड आउट से ही देख लेते हैं। तो अरे की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास जैक्ड अरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल अरे। बेसिकली ये जैक्ड अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे दोनों हमारे पास मल्टी डायमेंशनल ही हैं, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल अरेज को हम रेक्टेंगुलर अरेज भी कहते हैं। इन दोनों का बेसिकली फ़र्क ये है कि जैक्ड अरे वो होती हैं कि एक अरे के अंदर हम दूसरी अरे स्टोर करवा देते हैं। जैसे आप नेस्टेड लूप्स देखते हैं या नेस्टेड कोई भी चीज़ देख लेते हैं कि एक चीज़ के अंदर हम दूसरी चीज़ को डाल देते हैं, ठीक है। जिस तरह हम वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, हेयर के बाद मैं कोई भी चीज़ डाल दूँगा तो वो हमारी नेस्टेड हो जाएगी कि यहाँ से हमने उसको नेस्ट कर दिया, यानी उसके टुकड़े करके ना उसमें कोई भी चीज़ स्टोर करवा ली। और मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, हमने पहले उसका साइज़ फ़िक्स किया होता है कि इतनी हमने अरे बनानी है, और उसके अलावा जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारी अरे में स्टोर नहीं होगी। अब इस कोडिंग से हम देखते हैं, तो उन्होंने एक अरे बनाई है जैक्ड अरे यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि इसकी डेटा टाइप जो होगी वो बूलियन होगी, और इस बूलियन में देखें उन्होंने दो बार स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की हैं। बेसिकली जो भी अरे हम बनाते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनाते हैं। अब इन्होंने ये माई बूल्स अरे का नाम लिया है और उसमें क्या किया है, न्यू, और न्यू के बाद इसमें उन्होंने बूल टाइप दी है यानी बूलियन। इसमें जो भी अरे यानी जैक्ड अरे के अंदर जो और अरे हम स्टोर करवाएंगे वो हमारे पास बूलियन टाइप में आ जाएगी, ठीक है। फिर ये दो जो उन्होंने लिखा हुआ है कि इस दो, यानी आपने इसमें बेसिकली दो अरेज ही स्टोर करवानी है, यानी उनकी मेमोरी एलोकेट करवा दी कि दो चीज़ें आपने यहाँ पे स्टोर करवानी हैं जिनकी डेटा टाइप क्या हो, बूलियन हो, या दो अरेज आपने स्टोर करवानी है जिनकी डेटा टाइप बूलियन हो। और बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर बेसिकली हम जो नीचे वाली जो चीज़ लिखेंगे वो इसके अंदर आके स्टोर होगी। तो ये हमारे पास जैक्ड अरे वाला कंसेप्ट हो गया कि एक अरे के अंदर हम दूसरी अरे को स्टोर करवा रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो कहते हैं माई बूल्स, यानी जिस अरे का नाम माई बूल्स है उसका इंडेक्स क्या है, ज़ीरो, यानी इसके ज़ीरो इंडेक्स पे हमने क्या करवाना है, दो को स्टोर करवाना है, ठीक है। और उसका जो इंडेक्स है वन, उसके अंदर हमने एक को स्टोर करवाना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ऊपर मेमोरी भी दो को एलोकेट करवाई हुई है, तो यहाँ से हम ले भी दो चीज़ें ही रहे हैं, एक हमारे पास वैल्यू आ गई दो और एक हमारे पास वैल्यू आ गई वन, ठीक है। ये हमारे पास जैक्ड अरेज यूज़ हो रही हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं जी मल्टी डायमेंशनल अरेज। मल्टी डायमेंशनल अरेज भी बिल्कुल जैक्ड अरे की तरह है क्योंकि दोनों मल्टी डायमेंशनल हैं। इसको हम 2D अरेज भी बोलते हैं अगर MCQs में आ जाए कि हम जैक्ड अरे का दूसरा नाम क्या है, 2D अरेज, और मल्टी डायमेंशनल का दूसरा नाम होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने उसकी डेटा टाइप यहाँ पे ले ली डबल, ठीक है। इसकी डबल डेटा टाइप ले ली, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ली और उसके अंदर हमने कॉमा ले लिया। ये कॉमा बेसिकली हमने क्यों ले लिया, इस कॉमे का मतलब होता है यही है कि जो भी चीज़ हम आगे बना रहे हैं वो मल्टी डिमेंशनल अरेज में ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसका हमने नाम ले लिया, उसका नाम माई डबल्स है। हम यहाँ पे नासिर भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं। बेसिकली ये जो भी नाम होगा वो हमारी अरे का नाम होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया न्यू, और न्यू के साथ उसकी हमने डेटा टाइप ले ली, और डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज़ हमने स्टोर करवाई हैं ये चीज़ आपको देखना है कि इसके अंदर जो कितनी वैल्यूज़ हमने स्टोर करवानी हैं, कितनी मतलब मेमोरी इसकी एलोकेट करवानी है। तो ये हमारी 2x2 अरेज है, यानी इसमें दो रोज़ होंगी और दो कॉलम्स होंगे, जिस तरह हम टेबल बनाते हैं। तो ये हमारी 2x2, यानी इसमें जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी वो हमारे पास चार वैल्यू स्टोर होंगी। अगर 2x2 हम टेबल देखें तो हमारे पास वो इस तरह आ जाएगी, तकरीबन ये हमारे पास एक रो होगी, ये हमारे पास दो रो हो गई, और ये क्या हो गया, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ पे, फिर एक वैल्यू यहाँ पे, और फिर एक वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं है।
तो ये हमारे पास बेसिकली 4 वैल्यूज़ हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। अब देखिए जैक्ड अरे और मल्टी डायमेंशनल अरेज़ का फ़ायदा क्या है। जैक्ड अरे हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी मेमोरी एलोकेट करवा रहे होते हैं, जिसमें हम ले रहे होते हैं कि आपने अपना नाम लिखना है वो इतने डिजिट्स का होना चाहिए, या आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में फ़िल करवा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इतने वर्ड को ही टाइप करवाना है, यानी इसमें सिक्योरिटी लगी होती है जो हमारी जैक्ड अरे होती है। जबकि मल्टी डायमेंशनल अरेज़ में हमारे पास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरेज़ में हमारे पास ये होता है कि आपने एक पूरे के पूरे फॉर्म को किस तरह फिल करना है और ये चीज़ किस तरह उसमें आनी है। बेसिकली सिक्योरिटी दोनों में लगी होती है क्योंकि मेमोरी दोनों को एक्सेस की होती है। और एक और कंसेप्ट भी आ जाता है कि अगर हम अरेज़ को मेमोरी ना दें तो फिर भी ये काम करेंगी या नहीं, तो फिर भी ये काम करेंगी। वो कैसे? क्योंकि अरेज़ में जो भी डेटा हमने दिया होगा तो बिल्ट इन जो हमारा कंपाइलर होगा वो उनको उतनी टाइप की मेमोरी एक्सेस कर देगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इंट है और इंट के बाद है माई इंट्स, ये अरे का नाम है और ये अरे की डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की कि कितने टाइप की अरे, यानी कितने हम इसमें डिजिट्स ले सकते हैं या कितनी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, 10 और 15। तो कंपाइलर ने इस अरे को देखा कि ये हमारे पास अरे बन गई है और इस अरे में से उसको क्या किया, वैल्यूज़ असाइन कर दी कि इसकी जो मेमोरी है वो 3 है, ठीक है। अब इस अरे को हम एडिट भी कर सकते हैं, 15 के बाद 20 लिखें, फिर 25, फिर 26, फिर 27, तो ये हमारी मेमोरी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है। ये हम कोड प्रैक्टिकल में देखते हैं, ये मैंने सेव किया हुआ है लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लिखा हुआ है, वो कहता है यू कैन मेक जैक्ड अरेज आर मल्टी डायमेंशनल अरेज। जैक्ड अरेज बेसिकली अरेज ऑफ अरेज। जैक्ड अरे होती भी हुई है जिसमें हम एक अरे के अंदर दूसरी अरे को स्टोर करवा देते हैं। अरे साइज इन एनी इंटीजर टाइप वैल्यू, इट यूजेस ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स। तो अरे में जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स पे होती हैं, ठीक है। यानी उसका इंडेक्स क्या होता है, 1 से शुरू नहीं होता, 0 से। आप देखें यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ ली हैं 5, 10 और 15, तो इनका इंडेक्स हो गया 0, 1 और 2, ठीक है। 0, 1 और 2 ये इंडेक्स समझ आ जाएगा आपको अगर C++ का थोड़ा सा अरेज वाला कंसेप्ट आपके जहन में हो तो, सही है। और अगर हम नीचे देखें तो ये उन्होंने बेसिकली माई स्ट्रिंग और ज़ीरो इंडेक्स पे लिया हुआ है एक नाम जो का, फिर माई स्ट्रिंग और एक इंडेक्स पे लिया हुआ है नाम मैट का, और माई स्ट्रिंग और 2 पे लिया हुआ है नाम रॉबर्ट का। यानी उसने इंडेक्स नंबर दे दिए और वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को ये दे दिया कि जो है, मैट है, रॉबर्ट है। इस तरह से हम इंडेक्स के नंबर ये अलग अलग से भी दे सकते हैं, और अगर बिल्ट इन हम अरे बनाएं तो उसमें हम की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। तो वो इफ़ एल्स थोड़ा सा हम यहाँ से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये आपने देख लेना है कि अरे को हम किस तरह से असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। ये उसमें भी मैंने आपको समझाया है कि ये डबल उसकी डेटा टाइप होगी, बैलेंस उसका नेम हो गया, और न्यू डबल 10। 10 का क्या मतलब है, उसमें जो भी हमने वैल्यूज़ लेनी है वो 10 होंगी। तो बैलेंस 0 वाले इंडेक्स पे हमारे पास ये 4500 हो गया, बैलेंस 1 वाले इंडेक्स में हम कोई भी ले सकते हैं। इस तरह हमने इतनी मतलब 10 वैल्यूज़ तक अरे बना लेनी है एक। फिर हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह हमारे पास बनती हैं कि हम पहले लगाते हैं इफ़, फिर उसमें कोई भी एक्सप्रेशन लगा देते हैं, बाद में हम उसकी जो भी चीज़ रिटर्न करवानी हो या कोड एग्जीक्यूट करवाना हो वो लगा देते हैं। दी इफ़ स्टेटमेंट कंटेन्स अ बूलियन कंडीशन फॉलोड बाय अ सिंगल आल मल्टी लाइन कोड। अब बूलियन कंडीशन किस तरह हो जाती है, हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कोई भी चीज़ इससे ग्रेटर देन हो, या कोई चीज़ इसके लेस देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो, इक्वल टू हो, ठीक है। और अगर ये चीज़ हमारे पास ट्रू हो जाती है तो इफ़ के अंदर वाला कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है, उन्होंने कहा है कि माई इंट लेस देन ज़ीरो। ऊपर उन्होंने इंटीजर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाई होगी, फिर उसने कहा है कि अगर इसकी ये 0 से कम है और माई इंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने क्या करना है, यू आर नंबर, जो भी आपका नंबर है, इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी आपको समझाता हूँ कोड के ज़रिए, सही है। फिर हमारे पास वाइल लूप्स आ जाती हैं। वाइल लूप्स भी बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही काम करती हैं,
ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, वाइल के बाद हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं कि उसमें लेस देन ग्रेटर देन साइन, फिर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है। और डू में भी इस तरह होता है, डू वाइल लूप में भी, फार लूप में भी इस तरह होता है, और फार ईच लूप में भी इस तरह होता है। ठीक है, अब इनकी कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से कभी हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं, कभी हम डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, कभी हम फार लूप इस्तेमाल करते हैं, वो भी कंडीशन हम देखते हैं। ये वाइल लूप हम किस तरह लिखते हैं, उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि हमने क्या किया है, इंट और उसके अंदर माई इंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो करवा दिया। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया जिसकी वैल्यू हमने ज़ीरो करवा दी, फिर हमने वाइल स्टेटमेंट लगवाए। हमने कहा है कि इंट माई इंट यानी जो भी हमारा इंटीजर है उसकी वैल्यू अगर 10 से कम है तो उसको क्या करते जाओ, आई प्लस प्लस, यानी उसमें एक का इंक्रीमेंट करते जाओ। अब बेसिकली हमारा जो ज़ीरो है वो 10 से कम ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करवाएगा, और ये लूप तब तक चलेगी जब तक हमारी जो वैल्यू 10 के लेस नहीं आ जाती। अब देखें 10 के इक्वल जब आएगी, जब हमारी ये जो वाइल लूप है ये वहाँ पे फॉल्स करवा देगी, और फॉल्स का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई। अब ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी हमारी लूप, और ज़ीरो से फिर एक आएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस तरह 9 तक ये लूप चलेगी। हमारी आउटपुट में किस तरह आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब वो 10 पे पहुंचेगी वो तो कहेगा कि जी 10 ग्रेटर देन, ये नहीं लेस देन 10, ये तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से वो उसको क्या करवा देगी, ये वाइल लूप ख़त्म हो जाएगी, और फिर हमारे पास प्रिंट में वही आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक। फिर हमारे पास फार लूप होता है। फार लूप में हम देखें, यहाँ पे उन्होंने हमने लिया है इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और आई लेस देन 20, कि ये लूप तब तक चलती रहे जब तक आई 20 से कम नहीं हो जाता। ठीक है, और फिर आई को हमने इंक्रीमेंट करवा लिया। अब फार लूप और आपने देखना है कि डू वाइल लूप का किस तरह हमारे पास कंसेप्ट है। डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी डेटा टाइप होती है या जो भी हमारे पास इंटीजर होता है उसको हम ऐसे कह लें कि दे देते हैं या रिटर्न करवा देते हैं, जबकि जो हमारी फार लूप होती है उसमें हम लूप के अंदर ही वो बुलियन वाली कंडीशन लगा देते हैं। हम उसमें लगा देते हैं कि इंटीजर आई हमारे पास जो है 0 के इक्वल है, और ये लूप अपने तब तक चलानी है जब तक आई लेस देन 20 नहीं हो जाता। फिर आई को हमने इंक्रीमेंट करवा दिया, यानी 0 को हमने तब तक इंक्रीमेंट करवाना है जब 0 20 के लेस देन नहीं हो जाता। तो फिर उसमें हमने इफ़ वाली कंडीशन लगा दी। हमने कहा है कि अगर इफ़ आई इज़ इक्वल टू 10, कि आई अगर 10 के इक्वल हो जाए तो आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है। यानी 0 से लेके 10 तक जब ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएं तो आपने क्या करना है, ब्रेक करवा देना है। ठीक है, उसके बाद आगे नहीं चलेगी 11 12 13 14 15। ठीक है, फिर हमने उसमें एक और कंडीशन लगा दी है कि अगर इफ़ आई परसेंट ओवर 2, यानी इसमें एवरेज निकाल रहे हैं, इज़ इक्वल टू 0, अगर आई 10 के मतलब 0 के इक्वल हो जाए जब हम उसकी एवरेज लें तो उसको कंटिन्यू कर दो। अब देखिए यहाँ पे हमने 10 पे तो ब्रेक करवा लिया, फिर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या चीज़ होगी, ये हमारी कंटिन्यू हो जाएगी आगे, फिर हमारा ये 19 तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने इफ़ स्टेटमेंट को मर्ज करवा दिया है। यहाँ पे जो नया कंसेप्ट हमारे पास यूज़ हुआ है वो है ब्रेक और कंटिन्यू का, कि कब हम कोड को ब्रेक करवा सकते हैं और कब हम कोड को कंटिन्यू करवा सकते हैं। ब्रेक हम तब करवाएंगे जब हमारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होगी वो ट्रू हो जाएगी, फिर हम उसी स्टेटमेंट का कोई भी इफ़ एल्स या डू वाइल के ज़रिए उसको फॉल्स करवा के फिर उस कोड को हम क्या करवा सकते हैं, कंटिन्यू करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है फार ईच लूप। फार ईच लूप में यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ली है और एक अरे ली है जिसमें हम नेम्स ले रहे हैं। ठीक है, अब नेम्स में हमने पर्सनस के नेम ले लिए, फिर हमने फार ईच लूप लगाई। हमने कहा कि स्ट्रिंग पर्सन इन नेम्स, कि जो भी 0 वाला इंडेक्स पे हमारे पास पर्सन है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो 0 वाले इंडेक्स पे हमारे पास चैरल है तो यहाँ पे चैरल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट्स, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड, पैरामीटर्स, ये हम नीचे देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल रेफरेंस ये भी नीचे आ जाएगा। हमारे पास आ जाता है दिस पॉइंटर इन मेथड रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ऑन विच द मेथड इज कॉल्ड,
देखिए दिस पॉइंटर हमारे पास कब यूज़ होता है। दिस पॉइंटर बेसिकली जब भी कोई हम पैरामीटर हमारे पास सी शार्प में होते हैं दो तरह के, एक होता है रेफरेंस और एक होता है आउट पैरामीटर। रेफरेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं आर ई एफ और आउट को हम ओ यू टी। आउट तब हमारे पास यूज़ होता है जब हम कोई भी चीज़ को आउटपुट करवा रहे हों, और रेफरेंस तब हमारे पास यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ का रेफरेंस ले रहे हों। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस डेटा टाइप्स जिस तरह होते हैं, तो इसमें जो हमने ले लिया है पैरम्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तो हम लिखते थे वाइड। वाइड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जब भी हम कोई भी वाइड इसकी लिखेंगे टाइप को, तो इसका मतलब होता है इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। लेकिन जब हम इसमें लिखेंगे पैरम्स, तो इसकी रिटर्न टाइप में हमारे पास क्या आ जाएगा, आउट, कि कोई ना कोई चीज़ आपने यहाँ से आउटपुट में करवानी है। सही है। तो रेफरेंस और आउट ये हमारे पास दो पैरामीटर्स हो गए। रेफरेंस हमारे पास किसी भी चीज़ को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है विच आर पास्ड बाय रेफरेंस, और आउट पैरामीटर विच आर यूज टू रिटर्न वैल्यूज़ फॉर दी पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए हम आउट इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने यहाँ पे दो दो की जगह एक ही लिख दिया पैरम्स में हमारे पास वो रेफरेंस भी आ जाता है और आउट भी आ जाता है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं आपको वो एग्जांपल दिखा देता हूँ कि वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह यूज़ हो रही हैं, और अरेज भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग नाम की एक अरे बना ली, यानी उसकी डेटा टाइप को मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग से। फिर उसमें क्या लिया मैंने, मोबाइल्स के नेम लिए कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसमें मोबाइल की वैल्यूज़ स्टोर होगी। अब उसमें न्यू स्ट्रिंग फोर का मतलब है कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर होंगी वो कितनी तरह की होंगी, वो 4 तरह की होंगी। मैं नीचे वाले को पहले कमेंट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी मेमोरी कितनी एलोकेट करवा दी, 4, कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगी आपने प्रिंट करवानी है 4 को। और फिर मैंने फॉर ईच लूप लगा दी कि अगर इंट आई कि इसमें से जितनी भी वैल्यूज़ है उसको आई के इक्वल ले लो, और आई इज़ इक्वल टू क्या है, 0। आई लेस देन मोबाइल डॉट लेंथ, यानी इसकी जितनी भी लेंथ है उसके लेस देन है तो आई को प्रिंट करवाते जाओ। अब इसकी लेंथ क्या है, 4, यानी 4 मरतबा ये प्रिंट होगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी इंडेक्स ऑफ फ़ोन, यानी जो भी हमारा फ़ोन का इंडेक्स होगा। यहाँ पे हमारा इंडेक्स ये है 0 1 2 3, और उसको हमने उसकी वैल्यू ले ली। यहाँ पे भी हमने उसका वैल्यू यानी नेम ले लिया, वो हमारे पास नासिर आ जाएगा पहला। फिर दूसरा हमारे पास सैमसंग, तीसरा हुआवे, चौथा लिनक्स। ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं कि नासिर कॉलन नासिर, सैमसंग कॉलन सैमसंग। मैं इसको आउटपुट में आपको दिखाई देता हूँ। इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी है, कंसोल डॉट रीड लाइन लगाना था। ये देखें, हमने पहले कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया था, तो वो हमारे पास आउटपुट आई थी लेकिन हमें पता नहीं चला था। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने कहा कि इंडेक्स ऑफ द फ़ोन नासिर, यानी जो भी हमारा पहला इंडेक्स है उसमें उसका नाम आ गया, फिर दूसरे में उसका नाम आ गया, तीसरे में, इस तरह चौथे में।
अब हमने जब इसकी मेमोरी एलोकेट करवा दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 4 चीज़ें ही प्रिंट होंगी। अब देखें यहाँ पे मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो क्या वो भी हमारे पास प्रिंट होती है या नहीं। यहाँ पे मैं अब्बास लिखता हूँ, तो ये देखिए उसने हमें यहीं पे ही एरर दे दिया कि ये चीज़ आपके पास प्रिंट हो ही नहीं सकती। क्यों, यहाँ पे उसका अगर देख लें तो ये देखें एन अरे इनिशियलाइज़र ऑफ लेंथ 4 इज़ एक्सपेक्टेड। उन्होंने यहीं पे ही कंपाइलर ने एरर दे दिया कोड को रन करवाने से पहले कि आपने क्या है उसकी लेंथ को 4 पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो पाँचवीं चीज़ आप उसमें ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक हम यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे तब तक हमारा ये एरर नहीं जाएगा। तो देखिए हमने 5 लिखा तो और भी चीज़ हमारे पास अब्बास वाली प्रिंट हो जाएगी। ये देखें फिर हमारे पास ये अब्बास वाली प्रिंट होगी क्योंकि अरे की लेंथ को हमने ज़्यादा कर दिया। अब इसमें हम डेटा टाइप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या लिखा है कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स ही आ सकती हैं। अब इसमें हम बूलियन लिख लें तो क्या बूलियन भी इसमें आ सकती हैं, तो बूलियन इसमें नहीं आ सकती। क्यों, उन्होंने एरर दे दिया कि आपने क्या करना है कि इसमें आपने ये डबल्स टू स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू स्ट्रिंग, कि आप डबल टू स्ट्रिंग नहीं इसमें यूज़ कर सकते क्योंकि आपकी डेटा टाइप जो यहाँ पे दी हुई है वो स्ट्रिंग की दी हुई है। अगर हम इसको ऐसे कर लें और इसमें हम फिर ये डेटा टाइप इसकी चेंज कर लें तो ये हमारे पास इजीली प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो भी चीज़ डबल क्यूट्स के अंदर आ जाती है वो एक तरह से स्ट्रिंग ही बन जाती है। तो ये हमारे पास अब डबल नहीं यूज़ होगा, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अरेज आ गया। ये हमारे पास फॉर लूप आ गई कि कब तक चलेगी, जब तक इसकी लेंथ के इक्वल नहीं हो जाएगी। सही है, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब यूनिवर्सिटी वाला हम कोड इसमें करते हैं कि वो किस तरह होगा। अब ये वही कोड है जो हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने जैक्ड एरे यूज़ की है और जैक्ड एरे में उनके पास 2 की उन्होंने मेमोरी एलोकेट करवा दी है। इस मेमोरी को हम चेंज करके 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम अगर रन करवाएं तो देखें इसकी आउटपुट क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों के लेक्चर्स में कोड तो दिया हुआ है लेकिन उनके आउटपुट को वो बता रहे हैं कि ऐसे होगा लेकिन दिखा नहीं रहे। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास ये आ गया। तो इसकी जो हमारे पास आउटपुट होगी वो है माई इंटीजर और :5 माई इंटीजर 1 10, इस तरह की उसकी आउटपुट आ गई। बेसिकली ये कुछ इंडेक्स को ज़ाहिर कर रहे हैं और कुछ उसकी वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे भी हमने उसको क्या लिया था कि 0 वाले इंडेक्स पे क्या है, 1 वाले इंडेक्स पे क्या चीज़ आएगी और 2 वाले इंडेक्स में क्या चीज़ आएगी। और यहाँ पे भी हमने इस तरह किया था कि माई इंटीजर और 0 वाले इंडेक्स में क्या आएगा, 1 और 0 वाले इंडेक्स में क्या आएगा। ये बेसिकली अरेज हमारे पास यूज़ हो रही हैं। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में भी आपको दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास किस तरह यूज़ होगी और कब तक हमारे पास चलेगी। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ले लिया m इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 10 और n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 20। तो हम क्या करते हैं, हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि हमें बताओ अगर m n से छोटा है तो बताओ कि i इज़ लेस देन j। यहाँ पे मुझे लिखना था जी m इज़ लेस देन n। ठीक है, यहाँ पे फिर m इज़ ग्रेटर देन n। तो इफ़ स्टेटमेंट हमें बेसिकली ये बताएगी कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि जो m है वो लेस देन है 20 से, तो हमारी पहले वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी कि m इज़ लेस देन n। अगर हम इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर दें तो हमारी दूसरे वाली कंडीशन प्रिंट होगी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली ऐसे ही यूज़ होती हैं। तो वो कहता है कि m इज़ ग्रेटर देन n। ठीक है, तो एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी या इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ एल्स इफ़ होती है उसको भी हम यूज़ करवा सकते हैं। एल्स इफ़ यानी 2 दफ़ा हम उसमें इफ़ स्टेटमेंट क्यों यूज़ करवाते हैं, उसकी भी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि एक वैल्यू को हमने अगर कोई भी चीज़ असाइन कर दी है
उसको हमने अब प्रिंट करवाना है 2 बार, यानी उसमें 2 बार हमने कंडीशन लगानी है कि नासिर जो है वो असद से छोटा है और असद को देखे कि वो किससे छोटा है। यानी 2 बार हमने उसको, बार बार तो इफ़ वाली हम अलग से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एल्स इफ़ के साथ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ है इंट आई इज़ इक्वल टू 0 और जे इज़ इक्वल टू 20 है। वो कहते हैं अगर ये इफ़ आई जे के इक्वल हो जाता है तो आप ये प्रिंट करवा दो, अगर आई जे से बड़ा है तो आप ये प्रिंट करवा दो, आई जे से छोटा है तो ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, बेसिकली ये दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते इफ़ और एक हमारे ये हो जाती, यहाँ तक हमारा एक कोड हो जाता, फिर आपको दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लेनी पड़ती कि आई ग्रेटर देन जे है, या फिर तीसरी लेनी पड़ती आई लेस देन जे है। तो हर बार हमें एक ही इफ़ यूज़ करना पड़ता, तो ये हमारा कोड थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए हमने उसमें क्या किया, एल्स इफ़ यूज़ किया, जिसकी मदद से हम तीनों कंडीशन को एक ही बार में प्रिंट करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम अलग अलग इफ़ एल्स यानी इफ़ लिखते अलग अलग, तो हर बार ये वाला कोड भी हमें नीचे लिखना पड़ता, तब तक इफ़ हमारे पास ट्रू या फॉल्स ना हो जाता। इसको हम अगर रन करवाएं तो हमारे पास वो आ जाएगा कि आई इज़ लेस देन जे। तो यहाँ से दिख भी रहा है कि आई 0 है और जे 20 है। ठीक है, अब अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है नेम स्पेसेस का, कि नेम स्पेसेस हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो भी हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं वो क्लास की तरह ही यूज़ करते हैं। नेम स्पेस का मतलब होता है ये चीज़ इसके लिए इस्तेमाल होगी। अब हम जो भी देख लें, अगर यहीं पे हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमने प्रोजेक्ट बनाया तो उसका यहाँ पे नेम स्पेस क्या आ गया, अरेज। यानी इसमें जो भी वर्क होगा वो अरेज के लिए होगा। ये हमने ए कोड को दे दिया, इस नेम स्पेस को यहाँ से बनाया और यहाँ तक। हालांकि इसके बीच में हम इफ़ एल्स वाली स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग में होता है कि आप हर चीज़ की अलग एक नेम स्पेस बना लेते हैं, ताकि कोई दूसरा अगर उस प्रोग्राम को देखे तो वो समझ जाए कि अरेज कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पे एंड हो रही हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं। अब ये कोड मैंने लिखा है, मुझे पता है कि अरेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड होंगी, उसके बाद फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद कोई और वर्क। लेकिन अगर मैं ये कोड आपको दे दूँ तो आप तो समझेंगे कि जी इसमें तो गड़बड़ है। आपने ऊपर अरेज नाम डिक्लेयर किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट का, इसमें आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ क्या है, रॉन्ग है। तो इसी रॉन्ग को राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ की अपनी नेम स्पेस एलोकेट कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पे जो नेम स्पेस हमारे पास आ जाती है वो डिफरेंट तरह की आ जाती है, कि उसमें नेम स्पेस और सी शार्प स्टेशन ये उन्होंने यूज़ की हुई है। आप हर जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसके लिए आप अपनी नेम स्पेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अरेज़ के लिए अरेज़ वाली, इफ़ एल्स के लिए इफ़ एल्स वाली, कोई भी आपने अपने नाम से भी अरेज़ को अपनी अरेज़ को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, और नेम स्पेसेस में अपना नाम भी लिख सकते हैं। अब जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ये असाइनमेंट वगैरह वाला, तो उसमें हम हर किसी की नेम स्पेस उसकी आईडी के साथ लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ उसने ही बनाई है कि जिसकी आईडी है, तो टीचर्स को पता चल जाता है कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट वाकई उसने ही बनाया है। सही है, तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का हमारे पास कंसेप्ट यही है कि हम उसमें एक रीजन को, यानी एक एरिया को डिक्लेयर करवा देते हैं कि ये किस टाइप का एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि ये फंक्शन इसमें है या वेरिएबल क्या है, या फिर जो भी चीज़ हम उसमें लगा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी, जिस तरह हमने जैग्ड अरे देखा था वो भी नेस्टेड अरेज ही थी, इस तरह हम नेस्टेड नेम स्पेसेस भी देख सकते हैं। ये शार्ट में भी हमारे पास आ जाता है और एमसीक्यूज़ में भी, कि नेस्टेड नेम स्पेसेस हम किस तरह बना सकते हैं। तो नेस्टेड नेम स्पेसेस को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, कि हम तो एक नेम स्पेस उसमें बना लें और उस नेम स्पेस के अंदर करली ब्रेसेस लेके एक और नेम स्पेसेस उसमें डिक्लेयर करवा दें। ये बेसिकली होगा इस तरह कि ये आपने नेम स्पेस बनाई है और इस नेम स्पेस के अंदर एक और नेम स्पेस आप बना लें। ठीक है, नेम स्पेस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नासिर, और फिर हमारे पास ये आ गया करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास जो भी यहाँ पे वर्क होगा वो नासिर वाली नेम स्पेस बना जाएगी। ये हमने नेस्टेड नेम स्पेस बना ली। और एक और भी हमारे पास नेम स्पेस होती है कि किस तरह हम नेस्टेड बना सकते हैं, वो हमारे पास ये कोड होगा कि हमने उसको क्या करवाना है,
ये है कि उसको नेम स्पेस और इक्वल टू लेके उसको डॉट डॉट करवाते जाना है। ठीक है, यूजिंग द एग्जांपल, ये नेम स्पेस है हमारे पास, फिर हमने टेस्ट नेम स्पेस डॉट ट्यूटोरियल, उसके साथ हम डॉट डॉट इस्तेमाल करते जाएंगे तो वो हमारी जो होगी ये नेस्टेड नेम स्पेस बन जाएगी। यहाँ पे हम आवास लिखते हैं तो ये हमारे पास नेस्टेड नेम स्पेस, ये भी नेस्टेड नेम स्पेस है, और ये जो बेसिकली ऊपर वाली की ये नेस्टेड नेम स्पेसेस है। यहाँ पे 3 नेम स्पेसेस हमने इस्तेमाल की हैं, एक तो है नासिर, एक है अरेज और एक है अब्बास। ठीक है, ये नेस्टेड नेम स्पेस वाला है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी क्लासेस। क्लासेस हम किस तरह बना सकते हैं? बेसिकली हर चीज़ को डिक्लेयर करवाने के लिए हम उसकी अलग क्लास बना सकते हैं। ये हमारे पास कोड को सही तरह से लिखने का एक मेथड होता है। ठीक है, अब लास्ट सेमेस्टर में हमारे पास असाइनमेंट बनाई थी कि उस टाइम भी ईद का ही सीज़न था, तो उसमें हमने शीप्स की प्राइसेस लगवानी थी, फिर कैमल की, और उसके बाद एक और भी एनिमल था, उसका नेम मुझे याद नहीं है। तो उसके लिए हमने अलग क्लासेस डिक्लेयर करवा दी थी। अब उस क्लासेस का हमारे पास फ़ायदा क्या होता था कि जिस मतलब शीप क्लास है तो उसमें सिर्फ हम शीप का ही काम कर रहे होते हैं। अगर कैमल क्लास है तो उसमें हम कैमल काम कर रहे होते हैं। जिस तरह ये अभी असाइनमेंट आई थी जो एक्सपायर हो गई थी केक वाली, ठीक है, कि उसमें हमने केक की जो प्राइस थी वो डिफ़ाइन करनी थी, और एरिया, उसकी लोकेशन और उसका पेमेंट वगैरह वो भी। तो ये क्लासेस इसलिए यूज़ होती हैं कि जिस टाइप की हम क्लास बना रहे हैं उसमें सिर्फ उस टाइप का ही हमारे पास वर्क होना चाहिए। क्लासेस यूज़ द वर्ड क्लास फॉलोड बाय नेम। देखिए, हमने जो भी क्लास बनाई होती है सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लास का जो नेम है, यहाँ पे मैं नासिर लिख सकता हूँ, अब्बास लिख सकता हूँ, या जिस टाइप की क्लास बना रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास उसके अंदर आ जाता है कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर एक डिक्लेयर करवाते हैं या क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर किस काम आता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली उसी क्लास की मेमोरी को एलोकेट करवाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास हो जाता है जी कंस्ट्रक्टर, वो ये है कि पब्लिक आउटपुट क्लास और स्ट्रिंग इनपुट क्लास, ये हमारी जो माई स्ट्रिंग वाली क्लास है वो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करा दी कि जो भी हमारे क्लास के पास मेमोरी होगी वो इसी कंस्ट्रक्टर में चली जाएगी। कंस्ट्रक्टर अगर हम ना भी बनाएं तो भी हमारे पास जो सी शार्प का कंसोल स्टेशन है या जी फिर सी शार्प की लैंग्वेज है वो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर हमारे पास बना देती है। तो यहाँ से हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये बाद में हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हम इस तरह से बनाते हैं, और डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए वो भी बेसिकली इसी तरह का ही होता है, लेकिन उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं जो हमें डिस्ट्रक्टर को ही एक्सप्लेन करवाता है या रेफ़र करवाता है। तो ये वाला साइन आपने देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर में कौन सा साइन यूज़ होता है और डिस्ट्रक्टर में कौन सा। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, ये आपने याद रखना है, और कंस्ट्रक्टर को हम ना भी बनाएं तो भी हमारा कोड रन हो जाता है, जबकि डिस्ट्रक्टर को हमारे पास बनाना पड़ता है। डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है कि जो भी चीज़ हमने अपने कोड में से काट देनी है, ठीक है, वो हमारे डिस्ट्रक्टर में चली जाती है। यानी जो कोड हमारा यूजेबल नहीं होगा तो हमारे प्रोग्राम को फास्ट रन करवाने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं हम, कि इसमें एरर वगैरह ना आए। मल्टीपल क्लासेस आर कन्वेंशनली स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। जो भी हमारी क्लासेस होती हैं हर क्लास के लिए हम अलग फाइल्स भी बना सकते हैं, और एक ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर होता है, हर क्लास का अपना डिस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी आर्गूमेंट नहीं दे सकते। आर्गूमेंट किस तरह होता है कि हम कंस्ट्रक्टर में कोई भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करवा सकते। ठीक है, एन इनिशियलाइजर लिस्ट कैन बी यूज टू यूज़ एन अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर। देखिए, जो भी हम क्लास को इनिशियलाइज़ करवाते हैं वो इनिशियलाइज़र बन जाता है, और उसके साथ जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिशियलाइज़र कंस्ट्रक्टर उसका नेम बन जाता है। ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है कि क्लास को इनिशियलाइज़ हम कैसे करवाते हैं। बेसिकली क्लास को हम जब भी लिखते हैं वो इनिशियलाइजेशन ही होती है। यहाँ पे आप अगर देखें, हमने ये क्लास को बनाया है जिसका है हेल्पर क्लास, ऊपर कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लास हमारे पास स्ट्रिंग और माई स्ट्रिंग जो जी क्लास है, ये हमने इनिशियलाइज़ करवाई है कि आउटपुट क्लास में जो भी हमारे पास डेटा टाइप होगी उसको हमने माई स्ट्रिंग एक रिटर्न टाइप दे दी है, उसके अंदर स्टोर करवा दिया है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, ये मरूजी में आए थे कि आउटपुट क्लास ओ सी वन यहाँ पे क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, इज इक्वल टू न्यू आउटपुट क्लास। ये हमने
नीचे देखते हैं कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास किस तरह हम यूज़ करते हैं, उसी तरह का ही है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट टू इनिशियलाइज क्लास स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक वो होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ बाद में यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम अरेज को हमने दे दिया कि इसकी मेमोरी क्या है 4, तो अगर 5 लिखेंगे तो हमारे पास वो अरे वर्क नहीं करेगी। इस तरह स्टैटिक क्लास की भी एक मेमोरी असाइन होती है। तो ये कॉल्ड ओनली वंस है। जिस तरह हमारी ये जो कंप्यूटर वाली रैम है या लैपटॉप वाली रैम है, तो इसमें क्या करवा सकते हैं कि ये स्टैटिक है हमारे पास, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। यानी इस रैम को हम बढ़ा नहीं सकते। किस तरह नहीं बढ़ा सकते कि हमारे पास जो 2 GB है वो 2 GB ही रहेगी, उसमें हमें एक्सटर्नल 2 GB और यूज़ करना पड़ेगा, फिर वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आप ये रैम वाला समझ आया या नहीं आपको? लेकिन जो हमारे पास हार्ड डिस्क होते हैं उसके साइज़ हमारे पास कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो भी हार्ड डिस्क बनी होती है 5 GB के 50 GB की या 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, तो हम उसको क्या करते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली ये 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो मैंने उसको ये 231 GB में, 118 GB में, 115 GB में मैंने उसको क्या करवा दिया है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेकिन जो हमारी रैम होती है वो डिवाइड नहीं होती। ठीक है, कि हम उसको 1-1 GB की 2 रैम नहीं बना सकते कंप्यूटर में, वो 2 GB ही रहनी है। इस तरह से आप समझ लें। फिर हमारे पास एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास में क्या क्या चीज़ें कंटेन कर सकती है। क्लास में हम कंस्ट्रक्टर कंटेन करवा सकते हैं, डिस्ट्रक्टर आ जाते हैं, उसमें फ़ील्ड्स होते हैं। फ़ील्ड्स किस तरह, जिस तरह नेम का फ़ील्ड हो गया, क्लास का फ़ील्ड हो गया, उसके बाद एड्रेस का फ़ील्ड हो गया, फ़ोन नंबर का फ़ील्ड हो गया। फिर उसमें मेथड्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इंडेक्सर आ जाते हैं, डेलीगेट्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, इवन के नेस्टेड क्लासेस भी आ जाती है। ये हम प्रॉपर्टीज़, इंडेक्सर, डेलीगेट्स अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट की खसूसियात हैं वो अपने चाइल्ड में मुंतकिल हो जाएं। अब जिस तरह हम अपने आप को ही देख लें तो हमारी कुछ ऐसी खसूसियात होंगी जो हमारे अब्बू से मिलती होंगी, और कुछ ऐसी खसूसियात होंगी जो हमारे अम्मी से मिलती होंगी। तो इनहेरिटेंस का मतलब भी यही होता है कि द कंसेप्ट ऑफ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, के एक हम बेस क्लास बना लेते हैं, फिर उसमें से डिराइव्ड क्लासेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक क्लास बनाई है पेरेंट क्लास, और उसमें से जो डिराइव्ड क्लासेस बनाई हैं वो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, तो इसकी आउटपुट को देखें। बेसिकली उन्होंने सारा काम पेरेंट वाले काम में किया है, बाद में उन्होंने उसमें से एक डिराइव क्लास करा ली चाइल्ड वाले नेम से। ठीक है, तो डिराइव्ड क्लासेस वही होती हैं कि जो पेरेंट्स में से डिराइव्ड हों। और इसके बाद आ जाता है जी पॉलीमार्फिज्म वाला कंसेप्ट। पॉलीमार्फिज्म तो आपको पता ही होगा कि जो उस पेरेंट की खसूसियात अगर चाइल्ड में मुंतकिल हो जाए तो वो हमारे पास जो हो जाती है पॉलीमार्फिज्म का कंसेप्ट हो जाता है। यानी हमारे अगर अब्बू की आँखों का रंग ब्लैक है तो हमारी आँखों का रंग ब्लैक है, या हमारे अगर अब्बू के बाल सफ़ेद हैं शुरू से ही तो हमारे बाल भी सफ़ेद हैं। ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है कि जो पेरेंट की खसूसियात हैं वो चाइल्ड में किस तरह आ सकती हैं। ये कोड दिया हुआ है, ये कोड मैंने रन करवाया है लेकिन होता नहीं है रन। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने यही दिया हुआ है कि एक लाइन बना ली है, फिर उस लाइन को उन्होंने चाइल्ड में कन्वर्ट करवा लिया है और उसका रंग चेंज कर दिया है, या फिर जो भी हमारे पेरेंट का रंग था वो चाइल्ड वाली क्लास में हमारे पास यूज़ हो गया है। पॉलीमॉर्फिज्म में हम दो तरह के कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक होता है वर्चुअल और एक होता है ओवरराइड। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो हमारे पेरेंट्स का पहले से ही होगा वही हमारे पास खसूसियात आ जाएंगी। और ओवरराइड का मतलब होता है कि उन खसूसियात को हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ओवरराइड करवाना है, यानी उनको रन नहीं करवाना, कि अगर वो खसूसियात हमारे चाइल्ड में हैं तो वो दिखानी नहीं है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म नीड द सिग्नेचर टू बी द सेम बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी उनके जो लिखने का तरीका होगा वो हमारे पास सेम होगा क्योंकि हमने इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। अब देखें पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट हमारे पास तभी शो होगा जब तक हमारा इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट काम करता रहेगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट है वो अपनी खसूसियात चाइल्ड में मुंतकिल कर रहा है। जब तक हमारी पेरेंट क्लास नहीं होगी तब तक हमारी चाइल्ड क्लास वर्क नहीं करेगी और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट भी अमल नहीं करेगा। तो हमारी जो पेरेंट क्लास होती है वो बेस क्लास बन जाती है, और जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, डिराइव्ड क्लासेस बन जाती हैं।
फिर हमारे पास आ जाती हैं जी प्रॉपर्टीज़। इसमें प्रॉपर्टीज़ बेसिकली दो तरह की होती हैं, जिसमें हम गेटर और सेटर यूज़ करते हैं। गेटर का मतलब होता है कि कोई भी आईडी आपने गेट करनी है, और सेटर का मतलब होता है वो सेट करवा देनी है। ये प्रॉपर्टीज़ हम उसको सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि बाद में हमारा जो डेटा है वो चेंज ना हो। अब हम वर्ड में कोई भी वर्ड में कह लें, या फिर हमारे जिस तरह स्कूल में हाज़िरी का रजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर 1 पे जिसका इंडेक्स होगा वो होगा जी शहराज, नंबर 2 पे जिसकी हाज़िरी आएगी वो हमारे पास नासिर हो जाएगा, नंबर 3 पे असद। तो हम उसमें वो लिख लेते हैं कि हर बार जो भी हाज़िरी नंबर 1 की आएगी वो शहराज की होगी, जो नंबर 2 की आएगी वो नासिर की होगी, जो नंबर 3 की आएगी वो असद की होगी। कि इसमें हम चेंजेस नहीं करवा सकते, ये सिक्योर कर दिया हुआ है हमने लिख के। ठीक है, तो ये गेटर और सेटर भी इसलिए होते हैं कि जो भी आपका डेटाबेस में सेव होगा, जो 1 नंबर पे आईडी होगी उस पे जो भी सबसे पहले अपना डेटा पुट करवाएगा वही होगा, जो 2 नंबर पे होगा, जो 2 नंबर पे आएगा उसका डेटा वही होगा। ठीक है, कि बाद में फ़र्दर चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं। अब देखें, जो मेरी आईडी है वो BC1234 5 है वर्चुअल की। जब हम इस वर्चुअल वाली आईडी से फॉर्म फिल करेंगे तो मेरा डेटा सबसे पहले सेव होगा। कोई दूसरा बंदा आएगा वो मेरी आईडी को पुट करवाएगा और अपना नाम लिख देगा, तो होना तो ये चाहिए कि उसका नाम प्रिंट हो जाए, क्योंकि दूसरे नंबर पे वो है। तो वो क्या करेगा, सिस्टम एक एरर जनरेट करेगा कि इस आईडी पे पहले नासिर अब्बास मौजूद है, आप अपनी आईडी को चेंज करें, ये आईडी उसकी है। ठीक है, तो इस तरह के हम सिक्योर करवाने के लिए सिस्टम को हम गेटर और सेटर यूज़ करते हैं। बाकी ये नीचे वही दिया हुआ है कि हमने उसमें एक आईडी पे गेटर लगा दिया और सेटर उसकी वैल्यू को सेट करवा दिया हमने। ठीक है, गेट का मतलब होता है आपने क्या करवाना है, अपने जो कस्टमर है या यूज़र है उससे आपने उससे वैल्यू गेट करनी है। सेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू आपने वहाँ पे जाके स्टोर करवा लेनी है, यानी सेट करवा लेनी है। ये देखें, गेटर रिटर्न के लिए यूज़ होता है, सेटर वैल्यू को सेव करने के लिए यूज़ होता है। ये MCQs में आ सकता है आपके पास। बाकी ये इसकी कोडिंग दी हुई है, मैंने आपको समझा दिया ऊपर कोडिंग, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। बस यही था लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह 7वां और 8वां पढ़ेंगे।